US regulators have shut the Silicon Valley Bank or SVB. The ripple effects from the collapse of Silicon Valley Bank on Friday are being felt across the world. Perhaps a Silicon Valley bank. नमस्कार दोस्तों, मार्केट में बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बड़ा क्रैश आ सकता है जैसा कि 2008 के अंदर आया था। क्योंकि अगर आप बात करें 2008 के क्रैश की तो वो लेमन ब्रदर की क्राइसिस है, यानी कि वो भी एक बैंक की वजह से ही शुरू हुआ था। और वही स्थिति अब दोबारा नजर आती हुई आपको दिखाई दे रही है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो सिलिकॉन वैली बैंक है, वो जो एक बहुत बड़ा बैंक है, वो एक क्राइसिस के अंदर फंस चुका है। उसके बाद एक और दूसरा बैंक जो है वो पिछले 6 दिन के अंदर ही दूसरा बैंक ऐसा है जो क्राइसिस की मार झेल रहा है, सिग्नेचर बैंक। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या ये क्रैश वास्तव में आ सकता है? 2008 वाला जो क्रैश था, क्या वापस से स्टॉक मार्केट में वैसा ही क्रैश है? उससे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा क्रैश है, ऐसी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती? तो इसका सिंपल सा अगर मैं एक लाइन में आंसर दूं तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, और इसका आंसर आता है नहीं आ सकता। इस तरह का कोई सा भी क्रैश नहीं आ सकता इस समय। क्वेश्चन ये आता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है? इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो बैंक है जिसके अंदर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ये क्राइसिस क्यों आया। इसके अलावा जो सिग्नेचर बैंक है उसके अंदर क्राइसिस क्यों है, और उसके बाद 2008 का जो क्राइसिस है उससे ये क्राइसिस क्यों अलग है, और क्यों 2008 का क्रैश दोबारा इस समय रिपीट नहीं हो सकता, जो कि सबसे बड़ा लॉजिक है। सबसे बड़ा रीजन आपको पूरे YouTube पर आप चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा वो रीजन जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक बैंक किस तरह से पैसा कमाता है। कि बैंक का एक सिंपल सा मॉडल है। बैंक का एक सिंपल सा मॉडल ये है कि वो आपके अकाउंट्स खोलता है, सेविंग अकाउंट्स खोलता है, बिजनेस अकाउंट्स खोलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेविंग अकाउंट में आपको 3 या 4% के आसपास का इंटरेस्ट आपको दे देता है वो पूरे साल के अंदर। तो यही एक सिंपल से बैंक का एक सिंपल सा नियम होता है। उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि वो पैसे कमाता कैसे। देखिए कि कोई बैंक जो है वो पैसा कमाता कैसे है। वो क्या करता है, उसको 3 या 4% का आपको इंटरेस्ट देना है हर साल। तो इसके बाद वो करता क्या है कि वो लोन देना शुरू करता है लोगों को। अब वो लोन 12% के इंटरेस्ट पर देता है, आपको 4% का इंटरेस्ट देना है। उसके बाद उसका जो भी बचा हुआ इंटरेस्ट है वो खुद रखता है, यानी कि जिससे बैंक कमाता है। अब देखिए, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये मुख्यतः स्टार्टअप्स के लिए काम करता है। स्टार्टअप्स के ही खाते खोलता है, वेंचर कैपिटलिस्ट के खाते खोलता है, इन्हीं को लोन देने का काम करता है। तो अब देखिए, एक साधारण व्यक्ति जो है वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए जमा कराएगा। लेकिन जो स्टार्टअप है, जो कि कहीं से फंडिंग लेके आया है, जो स्टार्टअप है 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, 10 करोड़ की, तो इस बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाता है, और इस बैंक के अंदर वो सीधा 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ इस तरह का अमाउंट डालता है। इसी तरह कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है वो अपनी 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ इस तरह के बैंक में रखता है। तो अब देखिए, ये जो सबसे बड़ी इसकी जो चीज है, ये जो पैसा इसके पास आया, इसका मिसयूज करने की वजह से क्राइसिस आया। अब ये मिसयूज कैसे हुआ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, 2020 के बाद से, यानी कि कोरोना के बाद से एक लहर चल गई थी किस चीज की, फंडिंग लेने की। हर किसी को 50 करोड़ की, किसी 100 करोड़ की, किसी को 20 करोड़ की, किसी को 10 करोड़ की, इस तरह से फंडिंग मिल रही थी। अब जब फंडिंग मिल रही थी, वो सारा पैसा तो बिजनेस में लगेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए अगर किसी को 50 करोड़ की फंडिंग मिली तो उसने 50 करोड़ रुपए इस बैंक के अंदर डाल दिए। उसने लगा कि भाई 10-10 करोड़ रुपए हम निकालते जाएंगे, जिस तरह से हमें यूज लेता जाएगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो और भी राउंड रेस करते हैं तो उसके बाद उनके पास पैसा आता जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे गड़बड़ चीज जब होना शुरू हुई कि 2022 के बाद, 22 के बाद से जब स्टार्टअप्स को पैसा मिलना बंद हो गया, क्योंकि स्टार्टअप्स के आईपीओ लॉस मेकिंग कर रहे थे, लोग उनको पैसा देने के लिए तैयार रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो स्टार्टअप है वो खुद और कहीं जगह से, यानी कि बैंक से या फिर किसी और जगह से लोन खुद लेना नहीं चाहते। वो इक्विटी देना चाहते थे, लेकिन इक्विटी के बदले वो लोन लेना नहीं चाहते थे। अगर वो लोन लेना चाहते थे तो वो लोन वीसी से लेना चाहते थे, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट से लेना चाहते थे। वो सीधा बैंक से लोन नहीं लेना चाहते थे। और यही फिर गड़बड़ की वजह बनती गई। अब चूंकि देखिए, यहाँ पे फंडिंग मिलना बंद हो गई 2022 के बाद से ज्यादातर लोगों को। इसके बाद वो लोन खुद लेना नहीं चाहते थे। अब देखिए, खुद अगर वो लोन लेना नहीं चाहते, स्टार्टअप्स लोन लेना नहीं चाहता, अब जो बैंक है वो लोन देगा किसको? अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा डाटा बताता हूं। 2022 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग इस बैंक के पास 211 बिलियन। लेकिन आप सोचिए, 211 बिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं? 211 बिलियन का मतलब यह है कि अगर 1 बिलियन की बात करें वो होते हैं 8,000 करोड़ रुपए। तो 8,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 211 रुपए कितने होंगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये कितना बड़ा अमाउंट था। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आगे उनको फंडिंग मिलनी नहीं, लोन वो लेने के लिए तैयार नहीं। अब वो लोन दे किसको? इस वजह से 211 बिलियन में से उसने केवल 74 बिलियन की ही लोन दिए। अब सोचिए उसके पास कितना सारा पैसा बचा हुआ है। अब देखिए, 74 बिलियन का उसने केवल लोन दे रखा है। इसके अलावा बाकी जितना भी पैसा है उस पर उसको 3% का इंटरेस्ट देना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा बैंक को। अब यहाँ पे दिक्कत आने लग गई कि आखिर वो जो इतना सारा पैसा बचा हुआ है उसका वो करेगा क्या? तो बैंक के पास एक तरीका होता है, वो है इन्वेस्टमेंट करने का। कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है बचे हुए पैसों का, चाहे वो स्टॉक मार्केट में करना चाहे, म्यूचुअल फंड में करना चाहे, या फिर किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहे। लेकिन वास्तविकता ये है कि ज्यादातर बैंक जो होते हैं वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना पसंद करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं बॉन्ड्स के अंदर। अब ये बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद इसलिए जैसे करते हैं क्योंकि बॉन्ड्स के अंदर उनका पैसा, ज्यादातर पैसा जो होता है वो 100%, यानी कि वो सुपर सेव करने का
प्रयास करते हैं 100% सेफ्टी मिल जाती है बॉन्ड्स के अंदर, जो कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के अंदर उनको नहीं देखने को मिलती। जो अनसर्टेनिटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के अंदर होती है वो बॉन्ड्स के अंदर ज्यादातर नहीं देखने को मिलती। और यही वो डिसीजन था जिसकी वजह से इस बैंक के अंदर गड़बड़ होना शुरू हो गई। उन्होंने 91 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दिया गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर या फिर और भी कहीं जगह। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वापस से लोग उनके पास पैसा लेने गए तो अब उनके पास पैसा बचा नहीं था लोगों को देने के लिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक साधारण सा व्यक्ति 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख निकलवाएगा, लेकिन जो स्टार्टअप है जिसका पैसा लगा हुआ है 50 करोड़, वो 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ इस तरह से पैसा निकलवाएगा। तो जब लोग इस तरह से पैसा निकलवाना शुरू हो गए तो भैया इसने बैंक ने बोला कि यहाँ हमारे पास तो पैसा है नहीं, क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा हुआ है, बाकी लोन के अंदर लगा हुआ है, अब हम इन्वेस्टमेंट लाए कैसे। दूसरा, ये अपनी इन्वेस्टमेंट बेच भी नहीं सकते थे क्योंकि वो घाटे के अंदर चल रही थी। 91 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इनकी 76 बिलियन के रह चुके थे, यानी कि इसमें भी उनको लॉस हो रहा था। लेकिन फिर इस बैंक को लगा कि पैसा देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने 21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, जिसकी वजह से इनको 1.7 ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन का लॉस इनको देखने को मिला। यहां तक चीजें बहुत बड़ी गड़बड़ की स्थिति में आ चुकी थी। अब इनका जो तीसरा डिसीजन था, वो तीसरा डिसीजन ये लिया, उन्होंने ये सोचा कि भैया पैसे आ कहीं से नहीं रहे, पैसे उनको देने भी है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ है नहीं, इसके अलावा लॉस जा नहीं रहे। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हम खुद फंडिंग लेने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत सारी जगह जाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन इनको कोई फंडिंग नहीं मिलती और बाजार में बात फैल जाती कि ये जो बैंक है इसको फंडिंग चाहिए, इसको पैसा चाहिए। इसके बाद जब लोग उसके पास और ज्यादा भीड़ पहुंचती है पैसे लेने के लिए, तो ये टाइम मांगता है कि भैया कुछ समय रुक जाइए। फिर लोगों को और भी शक होता है कि आखिर ये पैसे देने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। उसके बाद सारे के सारे लोग इस बैंक के पास पहुंच जाते हैं और इस स्थिति को बोलते हैं बैंक रन, यानी कि जब सारे के सारे लोग अपना पैसा निकलवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक आम व्यक्ति 50,000, 1 लाख निकलवाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 500, 50 करोड़ को, 10 करोड़ को, 100 करोड़ इस तरह से पैसा निकलवा रहा है। तो यहाँ पर फिर इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को एक बात समझ में आ जाती है कि भैया जो पहले जाएगा वो अपने पैसा निकाल लेगा, तो बाकियों के पास पैसा बचेगा ही नहीं देने के लिए। और अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर कोई बैंक डूबता है तो 5-5 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने ही पड़ेगा अपनी तरफ से। तो गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से भुगतान नहीं करना चाहते थे, इसलिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। और फिर गवर्नमेंट ने सबसे पहला डिसीजन लिया कि इस बैंक को बंद आपको कर देना है। सबसे पहले उन्होंने इस बैंक को बंद कराया, उसके बाद उन्होंने एक रेगुलेटर अपलोड किया फेडरल डिपॉजिटर के नाम से, और उनको यह कहा कि आप इस बैंक की पूरी कार्यकारी संभालिए, यानी कि इस बैंक के पास जितना भी एसेट बचा है, जितना भी पैसा बचा है, उन सबको इकट्ठा कीजिए, देखिए कितने लोगों को देनदारी, यानी कि जिनको लोगों को आपको देना है पैसा, उन सबके अंदर बराबर बराबर हिस्सों के अंदर बांट दीजिए, ताकि लोग, यानी कि सभी लोगों के पास अपना अपना पैसा चला जाए। अब दिक्कत यहां पर आ गई है, लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ रुपए है और उसको क्या 10 करोड़ रुपए ही मिलने, तो उसको 90 करोड़ का तो पहले ही लॉस हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि जितने स्टार्टअप्स उस बैंक से जुड़े हुए हैं वो आने वाले 3, 4, 5, 10 महीनों के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लगभग 10% से लेकर 20-30% स्टार्टअप जो है वो अपनी सैलरी भी नहीं पे कर पाएंगे अपने जो एम्प्लॉयज है। इस वजह से स्टार्टअप्स को, यानी स्टार्टअप्स के जो एरिया है, जो भी स्टार्टअप उसमें पैसा लगा रखा था उस बैंक के अंदर, उसको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इस वजह से। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि ये जो बैंक का जो क्राइसिस आपको दिखाई दे रहा है, सिलिकॉन वैली का क्राइसिस, ये क्यों आपको देखने को मिला, किस वजह से मिला, क्या कारण था। अब क्वेश्चन आता है कि सिग्नेचर बैंक क्यों डूबा। देखिए, ये जो बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, जो स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहा था, जो सिग्नेचर बैंक है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए काम कर रहा था, और क्रिप्टो करेंसी की हालत पहले ही खस्ता चल रही है। तो लोगों को लगा कि भैया इस बैंक के अंदर भी कुछ तो गड़बड़ नहीं। तो यहां पर भी वही इसकी सेम टू सेम स्थिति बनी, यानी कि लोग यहां पर भी पैसे लेने के लिए पहुंचे बड़ी भारी तादाद के अंदर। अब यहां पर भी वही चीज हुआ, बैंक रन। इस वजह से यहां पर जो, अब देखिए क्रिप्टो करेंसी में अगर पैसा लगा हुआ है तो क्रिप्टो करेंसी की हालत खराब है, वहां से आप पैसा निकाल नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, लोन आप दे नहीं पा रहे क्योंकि लोन लोग उठा नहीं रहे। तो इन सारी चीजों की वजह से लोन ना उठा पाने का एक रीजन ये है कि जो रेट्स है वो हाई हो चुके हैं, तो लोगों के पास अब पैसा है नहीं, लोन लोग लेना नहीं चाहते। तो जब सिग्नेचर बैंक के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुई, जब बैंक रन हुआ, जब सभी लोगों ने अपना पैसा बाहर निकालने की सोचा, तो ये बैंक भी क्राइसिस की मार झेल रहा है, क्योंकि इसके पास भी अब पैसे देने के लिए बचे नहीं इन्वेस्टर्स को। तो इस वजह से ये दोनों बैंक के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिला, यानी कि ये बैंक पूरी तरह से मानकर चलिए बंद हो चुके हैं। अब आपकी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या 2008 का क्राइसिस आ सकता है, तो अब बड़े ध्यान से देखिए, ये जो दो बैंक डूबे हैं, इन दो बैंक के डूबने के पीछे का रीजन ये है इनके खुद के बिजनेसेस और इनकी गलतियां। इनके बिजनेसेस जो है वो स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, तो जो स्टार्टअप एरिया है, जो भी स्टार्टअप की जो फंडिंग है और जो इनमें जुड़े हुए हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, ना कि इकोनॉमी को और ना कि विदेशी कंट्रीज को, इसको बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें उस सिग्नेचर बैंक की, वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं
उनको उसमें दिक्कत आने बनती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पूरे ग्लोबली इस तरह की हरकतें आपको देखने को मिल सकती है कि 2008 आ सकता है? तो इसका आंसर आता है नहीं, क्योंकि देखिए अगर लेमन ब्रदर का उस बैंक का अगर आप क्राइसिस देखेंगे तो उससे बहुत सारे बैंक से जुड़े हुए थे, जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। तो एक ऐसी चेन बन गई थी कि एक बैंक क्राइसिस हो रहा है, दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा हो रहा है, इस तरह से ये चेन बनती चली गई और जिसकी वजह से सारे बैंक क्राइसिस की मार झेलने लगे और पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर ऐसा होता कि कोई ऐसा बैंक जो क्राइसिस हो जाता जिससे और भी बहुत सारे बैंक जुड़े हुए थे, एक सप्लाई चेन बन जाती, तो इसके वजह से इकोनॉमी वापस से कोलैप्स हो जाती, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा क्रैश बन सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो क्रैश नहीं होगा। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बैंक आ जाता है जो एक चेन भी बना देता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत ही उथल पुथल मच जाती है, तो भी क्या एक बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि 2008 के अंदर आया था? तो इसका आंसर आता है नहीं आ सकता। इस तरह का क्रैश जो 2008 के अंदर आया था वो इस समय नहीं आ सकता, चाहे दोबारा वैसी ही स्थिति क्यों ना बन जाए। अब क्वेश्चन आता है क्यों? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, 2008 आने के लिए, 2008 का क्रैश आने के लिए 2007 आना जरूरी, 2006 आना जरूरी, 2005 और 2004 आना जरूरी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2008 के क्रैश को आने के लिए 2007, 6, 5, 4, 3, 2 की तेजी आना जरूरी है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, 2003, 4, 5 में स्टॉक मार्केट में मैं नहीं था, लेकिन मैं उसका चार्ट देख सकता हूं खोलकर, वहां के स्टॉक्स के चार्ट देख सकता हूं मैं खोलकर। आप चाहे माने या ना माने, 2008 से पहले जो तेजी आई थी उसके अंदर जो स्टॉक्स थी, वो स्टॉक 100 गुना हो चुके थे सर, 50 गुना, 100 गुना, इस तरह के स्टॉक की, इस तरह की जो तेजी आई थी स्टॉक मार्केट के अंदर, उस तेजी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 2020 के बाद से जो तेजी आपको देखने को मिलेगी वो 2000 तेजी के मुकाबले 5% भी नहीं। तो अगर 2000 की इतनी बड़ी गिरावट अगर आपको देखनी है, इतनी बड़ी गिरावट आपको अगर लानी है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उससे पहले 2008 से पहले की जो तेजी है वो लानी पड़ेगी। एक सिंपल सी बात समझिए, अगर आप एक बॉल को यहां से गिराते हैं तो वो बहुत धीरे से गिर के ऊपर आएगी, लेकिन अगर आप उसको बहुत ऊपर से गिराते हैं तो वो बहुत तेजी से वापस ऊपर जाएगी। यानी कि बहुत बड़ी गिरावट आने के लिए बहुत बड़ी तेजी आने की आवश्यकता है, और जो तेजी अभी तक आई नहीं है। अगर इस तरह की तेजी आ चुकी होती है स्टॉक मार्केट में, जैसे 2008 के अंदर आपको दिखाई देती, 2008 से पहले, तो एक संभावना बन सकती थी कि स्टॉक मार्केट के अंदर 2008 वाला ही क्रैश रिपीट हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।